आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं और ये हमारा टॉपिक रहने वाला है भौतिक विज्ञान से संबंधित। और ये आज का हमारा वीडियो की सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वहीं पे अगर आप इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है पिक्नोमीटर या पाइनोमीटर के नाम से हम जानते हैं, जिसका नामक उपकरण का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है। अर्थात एक उपकरण है यहाँ पे जिसको हम पिक्नोमीटर या पाइनोमीटर भी कह सकते हैं और इसका किस चीज को नापने में यूज में किया जाता है। पाइनोमीटर का हम यहाँ पे साइड में हल्का सा एक डायग्राम भी बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है घनत्व को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, या ऑप्शन बी यहाँ पे आप देख सकते हैं सौर विकिरण की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन यहाँ पे हम सी पे बात करते हैं भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन यहाँ पे हम डी देखते हैं उच्च तापमान नापने के लिए। अर्थात ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा ऐसा ये उपकरण है, अर्थात पिक्नोमीटर जो उपकरण है उसकी सहायता से ये जो नीचे क्वांटिटी दी गई है इनको किससे या इनको मापा जाता है पिक्नोमीटर या पाइनोमीटर की सहायता से। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है 1, अर्थात ए वाला, जो कि यहाँ पे घनत्व नापने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं ये कैसे कार्य करता है घनत्व को नापने के लिए। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइनोमीटर जो होता है या पिक्नोमीटर, इसका जो है ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग जो है मिट्टी सहित ठोस और तरल पदार्थों के घनत्व या विशेष गुरुत्वाकर्षण को नापने और विपरीत करने के लिए किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जो एक विश्लेषणात्मक संतुलन का उपयोग करके एक उपयुक्त कार्यशैली तरल पदार्थ जैसे पानी या पारा से तुलना करके तरल के घनत्व को मापा जाता है। अर्थात ये ऐसा उपकरण होता है जहाँ पे आप पानी हो चाहे मिट्टी हो, उनका जब आपस में मिश्रण भी होता है तो उनकी सहायता, इस उपकरण की सहायता से वहां पे हम घनत्व बता सकते हैं और इस घनत्व की जो तुलना हम किसी मरकरी या किसी दूसरे पदार्थ से करते हैं वहां से हम बता सकते हैं कि इसमें कितना घनत्व इस पदार्थ का है। यहाँ पे अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तेल की बूंद होती है वो पानी के ऊपर क्यों फैल जाती है। आप सभी ने देखा भी होगा कि कभी कभी क्या होती है तेल की बूंद जो होता है वो अलग अलग दिखाई देती है, कभी कभी क्या होता है पूरे की पूरे पानी के ऊपर फैल जाती है। तो इसका क्या कारण होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है कि तेल पानी से हल्का होता है इस कारण से ऊपर रह जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है कि तेल जो है अधिक श्यान होता है इस कारण से वो फैल जाता है, या ऑप्शन यहाँ पे आपको डी देखने को मिल जाता है कि तेल पानी में ना नहीं घुलता था, तेल जो है पानी के अंदर नहीं घुलता इसलिए ऊपर फैला रहता है, या ऑप्शन यहाँ पे आपको डी देखने को मिल जाता है तेल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है पानी से बहुत कम होता है जिस कारण से पानी के ऊपर क्या है तेल फैल जाता है। तो यहाँ पे 4 में से ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पहला या लास्ट का जो ऑप्शन है डी वाला ये करेक्ट हो जाता है। था तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है पानी से क्या है कम होता है, इस कारण से पानी के ऊपर तेल आसानी से फैल जाता है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल से और समझ लेते हैं रीजन क्या है विशेष करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेल का पृष्ठीय तनाव जो है गर्म पानी की तुलना में अधिक है और इसलिए इसका आकार एक बूंद के रूप में रहता है। तेल का पृष्ठीय तनाव ठंडे पानी से कम होता है और इसलिए तेल ठंडे पानी पर फैल जाता है। यहाँ पे देखो दो आपको रीजन मिलते हैं, एक होता है गर्म पानी के लिए, एक होता है ठंडे पानी के लिए। अगर आप गर्म पानी के ऊपर आप डालेंगे तेल तो फिर क्या होता है तेल वहां पे बूंदों के ऊपर था ड्रॉप के रूप में दिखाई देगा। वहीं पे अगर आप ठंडे पानी के ऊपर तेल डालेंगे तो पूरे का है तेल उसके ऊपर बिखर जाता है। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है नियम की परिभाषा किसने दी थी। देखो गुरुत्वाकर्षण जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी डिफिनेशंस पे बात करनी। देखो गुरुत्वाकर्षण जैसे कि आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरती है, या आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ है उसमें अगर कोई फल लगे हैं तो नीचे ही गिरते हैं। तो इस प्रकार के जो चीजें होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती हैं। तो इसलिए आपको बताना होगा कि ये जो नियम होता है इस नियम को किसने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाता है न्यूटन का, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको मिल जाता है
आर्किमिडीज का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपको मिल जाता है गैलीलियो का ऑप्शन। और ऑप्शन डी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है फैराडे का। यहाँ पर देखो 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। अगर हम बात करें सही के ऑप्शन की तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही हो जाता है न्यूटन का। अर्थात न्यूटन ने ही बताया था कि गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है जिसकी सहायता से हर एक वस्तु क्या है, नीचे की तरफ गिरती है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूटन क्या क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी और आश्चर्यजनक रूप से सही था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया और न्यूटन के सिद्धांत को बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे द्वारा सापेक्षिकता सिद्धांत से बदल दिया गया। पहले क्या था कि जो न्यूटन थे उन्होंने सबसे पहले गणितीय रूप में ही इसको बताया कि किस प्रकार से क्या लगते हैं, कितना फोर्स है, कितना उसमें त्वरण है, मास, ये सभी चीजों को उन्होंने कैलकुलेट करके एक गणितीय रिलेशन दिया। उसके बाद फिर आइंस्टीन ने थोड़ा सा उसमें बदल करके उसको जो सापेक्षिकता सिद्धांत दे दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा था वो न्यूटन ही था। यहाँ पे अब हम एक और क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि 4 नंबर पे दिया गया है। पवन अर्थात एयर की गति को नापने वाला उपकरण क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हवा कभी तेज चलती है तो कभी हवा धीरे चलती है, तो उसकी गति क्या होती है। जैसे कि हम बाइक की अपने गति को मेजर करते हैं, उसी प्रकार से जो होता है हर एक चीज की गति नापी जा सकती है। जैसे कि वायु की गति को कैसे नापा जाता है, तो उसके लिए कोई एक उपकरण होता है, उस उपकरण का क्या नाम है उसको आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो दिया गया है अल्टीमीटर, ये होता है, या ऑप्शन बी में आपको मिल जाता है एनीमोमीटर, या ऑप्शन सी में आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रोनोमीटर, या ऑप्शन यहाँ पे डी में आपको मिल जाता है डोजीमीटर। यहाँ से आपको बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर आंसर की बात करें करेक्ट, तो इसमें एनीमोमीटर जो होता है जिसकी सहायता से क्या है वायु की गति को नापा जाता है। और एनीमोमीटर क्या है, एक उपकरण है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं डिटेल से इसकी डेफिनेशन को भी समझते हैं। आप साइड में देख भी सकते हैं एनीमोमीटर इस प्रकार का यहाँ पे एक बना हुआ है। और डिफिनेशन क्या है, तो हवा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को एनीमोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनीमोमीटर के रूप में भी जाना जाता है। और यह हवा की गति, दिशा और झोंकों की ताकत को रिकॉर्ड कर सकता है। और हवा की गति की सामान्य इकाई जो होती है नॉट के अंदर नापी जाती है, जो कि है मील प्रति घंटा, जो कि 0.51 मीटर पर सेकेंड या 1.51 मील प्रति घंटा होती है। तो इसकी इकाई भी नॉट होती है, जो कि समुद्री वाली होती है मील। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चंस पे आज बात करने वाले हैं, जो कि पहले क्वेश्चंस जो कि वीडियो नंबर पार्ट जो था हमारा 2, उस क्वेश्चंस को हमने होमवर्क में दिया था, तो उसके करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर 2 का था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चंस में कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान को ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है या विनाश किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको 4 मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको मिल जाता था ला सातलिए का नियम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपको मिल जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन यहाँ पे आपको डी देखने को मिलता है कि परासरण का नियम। तो यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है द्रव्य की अविनाशिता का नियम अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी संवृत तंत्र का द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तित रहता है, चाहे उस तंत्र के अंदर जो कोई भी प्रक्रिया चल रही हो। दूसरे शब्दों में द्रव्य का ना तो निर्माण किया जा सकता है अर्थात निर्माण करना संभव है, और ना ही विनाश, केवल उसका एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या है ट्रांसफर किया जा सकता है। इस कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु किसी चैम्बर के अंदर बंद है तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और दूसरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु में बदलते हैं तो ये परिवर्तन किया जा सकता है, ना कि किसी वस्तु को अचानक जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लिया आप चाहें तो क्या कोई पनीर आप कहीं पे बना सकते हैं, नहीं, पनीर आप दूध से ही बना सकते हैं। इसलिए आपने क्या दूध को पनीर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ना कि पनीर को आपने क्रिएट किया है। तो इस प्रकार से आप एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदल सकते हैं, ना कि उसको उत्पन्न कर सकते हैं। अब आज
आज का हम होमवर्क क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि आज का होमवर्क क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पे होमवर्क का क्वेश्चन जो है वो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, और आप चाहे तो इसका अगर कमेंट बॉक्स के बाद अगर करेक्ट आंसर देखना है तो इसके लिए आपको पार्ट नंबर वीडियो का जो है 4 देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। अर्थात कहते हैं कि वातावरण का अगर तापमान अचानक घट जाए तो फिर वहां पे आर्द्रता, जो कि आर्द्रता का मतलब होता है कि हवा में पानी की उपस्थिति कितनी है, उसे ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 मिल जाते हैं, बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे आपको बी मिल जाता है, घटती है। ऑप्शन यहाँ पे आपको सी मिल जाता है, स्थिर रहती है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपको मिल जाता है, क्या है, घटती या बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा, बताना होगा क्या करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके लिए आप दूसरा वीडियो हमारा देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको हमारा हर एक वीडियो नया जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।